आप भी कविता लिख सकते हो, आप भी बेहतर एक्टर बन सकते हो, आप भी नॉवेल लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपको बेहतर किताबों को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, बेहतर इंसानों को दोस्त बनाना पड़ेगा। बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होके जाता है, तब जाके आप बेहतर इंसान बनोगे। और अगर आप बेहतर इंसान बने तो आप बेहतर कलाकार और बेहतर एक्टर बनोगे। वो जो लोग हैं जिनको आपसे मैं आज रूबरू कराऊंगा, वो है भी आज भी है, और कुछ लोग नहीं है, मर गए हैं। तो उनको पढ़ना कितना जरूरी है आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। जब आप ढूंढोगे और देखोगे तो आप बोलोगे, अरे ये तो बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही है और मुझे कैसे पता नहीं थी। समझ रहे हो? तो उन लोगों को आपके पास वो सही तरीके से या बहुत इजीली नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको वो रास्ता दिया ही नहीं जाता है। क्योंकि कुछ जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम में ऐसा है कि जो बिकता है उसी को ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं। लेकिन जो आर्ट है, जैसे अभी हमारा जो 10 दिन का वर्कशॉप चल रहा है, वो अभिनय से रिलेटेड चल रहा है। लेकिन अभिनय तो कला है ना, अभिनय कला। और अभिनय कला की शुरुआत मनोरंजन के लिए नहीं हुई थी। अभिनय कला तो बाद में हुई। तो वो तो कम्युनिकेशन का माध्यम है ना। कम्युनिकेशन करने के लिए शुरू हुई थी। जब शब्द नहीं थे, जब साउंड नहीं था, तब हम कम्युनिकेट करने के लिए करके दिखाते थे चीजें, एक्टिंग करके दिखाते थे। हमारे पूर्वज तो जैसे शिकार के लिए गए, तो शिकार के वक्त क्या क्या हुआ वो सिखाने के लिए भी और बताने के लिए भी आके कबीले में बताते थे, दिखाते थे। दैट इज कॉल्ड एक्टिंग। तो कम्युनिकेशन, एक्टिंग इज कम्युनिकेशन। बाद में मनोरंजन बना। लेकिन आज आप जैसे युवाओं को जो कला का स्तर गिर रहा है, उसके लिए अगर बेहतर एक्टर बनना है, बेहतर इंसान बनना है, तो बेहतर किताबें पढ़नी पड़ेगी, साथ साथ बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। साथ इसके लिए आपको चेतना को उन्नत बनाना पड़ेगा। कहानियां कहां से आती है? जैसे हम ऑस्कर की बात करते हैं, भारत में ऑस्कर की बात करते हैं कि भारत में ऑस्कर क्यों नहीं मिलता, ऑस्कर क्यों नहीं मिलता, ऑस्कर जैसी फिल्में नहीं बनती, जैसे बॉलीवुड वाले चिल्लाते रहते हैं। बात चर्चा इसकी होती है कि ऑस्कर नहीं मिलता, ऑस्कर नहीं मिलता। चर्चा ये होती है कि 400 करोड़ कमाया मीडिया में, 1500 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ कमाया। लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके कारण ये है क्योंकि आपका जो समाज है भारत का, उस समाज की जो चेतना है, वो चेतना निचले स्तर पे है। जैसे अमेरिका या यूरोपियन जो कंट्री है हमारी, वहां का जो सिस्टम है, समाज का जो दायरा है, वो प्रगतिशील है। इसलिए वहां जो जितने भी आविष्कार हुए, वो सारे आविष्कार, जहां हमारा क्लास भी चल रहा है कंप्यूटर, वो भी बाहर आविष्कार हुआ ना। तो वो प्रगतिशील है। जैसे उनका रहन सहन प्रगतिशील है। तो प्रगतिशील कैसे बनता है? वो विचार कहां से आता है? विचार आसमान से नहीं टपकता है। विचार हमारे सराउंडिंग में तैयार होता है। बेहतर विचार हमारे सराउंडिंग में ही होते हैं। लेकिन सराउंडिंग में लोग कौन है? किताबें कौन से पढ़ रहे हो? सराउंडिंग में लोग कौन है, किताबें कौन से पढ़ रहे हो? तो आप अगर सत्यजीत रे का सिनेमा देखोगे, सत्यजीत रे को पढ़ोगे, आप अगर उत्पल दत्त जैसे अभिनेता के सिनेमा को देखेंगे, उन्होंने सिनेमा के बारे में क्या कहा है, गुरुदत्त साहब का सिनेमा देखोगे, जो माइंड ब्लोइंग काम हुआ है। लेकिन आप, मुझे 100% मुझे पता है, आप में से 2% ही शायद लोग होंगे जिसने प्यासा देखी है। प्यासा फिल्म जो भारत की माइंड ब्लोइंग फिल्म है प्यासा। तो कला को समझना, सिनेमा कला है, अभिनय कला है। वो कला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो ज्ञान को लेके
उस कला के माध्यम से, वो कहानी को लेके हम दिखाते हैं सिनेमा को, सिनेमा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उससे समाज सीखता भी है, उससे समाज सीखता भी है। जैसे स्टैनिस्लावस्की की बात होती है, भरत मुनि की बात होती है, तो भरत मुनि और स्टैनिस्लावस्की जो लोग हैं, इन्होंने, भरत मुनि के तो 2000 साल पहले की बात है। अभी वो बहुत, जो नाट्य शास्त्र की बात होती है वो उन्होंने जो ग्रामर लिखा, वो ग्रामर भी अभिनय के 4 प्रकार, विभाव, अनुभव, ये सारी चीजें, रस, इसके बारे में तो इन्होंने ग्रामर बनाया। वो ग्रामर कैसे बनाया? वो ग्रामर इन्होंने समाज का ऑब्जर्वेशन करके बनाया, समाज को देखा, फिर उनको समझ में आया, उनकी वो प्रतिभा थी कि वो लिख सकते हैं, तो उन्होंने वो लिखा, तब जाके नाट्यशास्त्र हुआ। और नाट्यशास्त्र एक आदमी ने नहीं लिखा, जैसे भरत मुनि का नाम आता है, लेकिन नाट्यशास्त्र डिबेटेबल मुद्दा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भरत मुनि अकेला था या 100 लोग थे, उन्होंने मिलके लिखा, ये डिबेटेबल है, इसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, ज्ञान को पकड़ा और उसका ग्रामर बना के फिर समाज को दिया। आज इसलिए तो हम नाट्यशास्त्र का अभ्यास करते हैं। स्टैनिस्लावस्की ने जो मेथड एक्टिंग का इजाद की, तो उनका एक मॉस्को थिएटर आर्ट ग्रुप चलता था नाटक का, वो रिहर्सल्स करते थे, नाटक बिठाते थे। स्टैनिस्लावस्की खुद नट थे, अभिनेता थे, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस नाटक करते करते उनको जो अनुभूति होती थी, अनुभव होता था, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे और सराउंडिंग के स्तर पे, और लोगों से जब चर्चाएं करते थे, तो चर्चाएं लिखते थे वो नोटबुक में। वो नोटबुक में लिखते जाते गए और बाद में उनको समझ में आया कि तो किताब बन गई। फिर उन्होंने उस कच्चे नोट्स थे, उनको ग्रामर बनाया उसका, और उसकी मेथड एक्टिंग की किताब उन्होंने लिखी, एन एक्टर प्रिपेयर्स, अभिनेता की तैयारी, हिंदी में अभिनेता की तैयारी किताब अभी मत पढ़नी चाहिए, वो समझ में नहीं आएगी आपको। इसका अनुवाद विश्वनाथ मिश्र ने किया है हिंदी में, और अंग्रेजी में किसने किया है मुझे पता नहीं, ये मूल शायद रशियन भाषा में लिखी गई थी। तो इन्होंने 4-5 किताबें लिखी मेथड एक्टिंग के संदर्भ में, कैरेक्टराइजेशन के संदर्भ, तो सिर्फ कैरेक्टराइजेशन पे एक किताब अलग से लिखी। तो इन्होंने वो लिखा तो सराउंडिंग से ही लिया। ज्ञान कभी भी हम पैदा होके लेके आते नहीं है, ज्ञान आसमान से नहीं टपकता है। इसलिए अरे ये तो बहुत ग्रेट है यार, अरे यार सलमान खान, यार वो तो एक्टर, यार ये तो, हमारे जो आदर्श है उनको बदलना पड़ेगा। हमारा आदर्श अगर सलमान खान है तो माफ कीजिए, फिर आप बेहतर एक्टर नहीं बन सकते। अगर हमारा आदर्श रेमो है डायरेक्टर के स्तर पे, या धूम का डायरेक्टर है, या कर रहा हूं कर तो धूम का डायरेक्टर है, या जो कमर्शियल फिल्में होती है जो 400 करोड़ 500 करोड़, ये रेस 3 का डायरेक्टर है, उसके नाम भी मुझे पता नहीं, वो अगर आदर्श है आपके, तो माफ कीजिएगा, आप ना अच्छा एक्टर बनोगे, ना अच्छा इंसान बनोगे, ना अच्छे डायरेक्टर बनोगे, या कोई भी अच्छा काम नहीं करोगे। आपको विजय तेंदुलकर को पढ़ना चाहिए, आपको मोहन राकेश को पढ़ना चाहिए, आपको बादल सरकार को पढ़ना चाहिए, आपको गिरीश कर्नाड को पढ़ना चाहिए, आपको सत्यदेव दुबे को पढ़ना चाहिए, आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको विजय तेंदुलकर को पढ़ना चाहिए, आपको बादल सरकार को पढ़ना चाहिए, आपको मोहन राकेश को पढ़ना चाहिए। आप, ये नाटककार है, सारे नाटक के बारे में बात कर रहा हूं, ये सारे नाटककार है। मोहन राकेश का बहुत फेमस नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत फेमस नाटक है। गलती अगर कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिए, शायद बोलने के इसमें गलती कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। तो आप मुझे सही करिए बाद में अगर मैंने गलती की तो, बोलने के प्रभाव में। फिर आपको पढ़ना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, जो महज 34-35 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, महज 34-35, लेकिन उन्होंने नाटक को समझा
और नाटक को उस तरीके से, जैसे उनकी बैकग्राउंड उनका था सामंती बैकग्राउंड था, सामंती मूल्य मान्यता, उनकी शादी बहुत बचपन में हुई थी और उस मूल्य मान्यताओं को के सराउंडिंग में रह के भी उन्होंने ऐसे नाटक लिखे जो सवाल करे, सिस्टम को सवाल करे, सत्ता को सवाल करे और समाज को उन्नत बनाए। समाज का जो दायरा है हमारा, जब उस वक्त अंग्रेज थे, हम परकीय सत्ता के अधीन थे, उस वक्त उन्होंने ऐसे नाटक लिखे। जैसे अंधेर नगरी उनका बहुत फेमस नाटक है, बहुत छोटा नाटक, एक दिन में लिखा था उन्होंने अंधेर नगरी, उसको पढ़ना चाहिए। अंधेर नगरी एक दिन में लिखा गया नाटक, और आज भी बहुत जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर है आज भी उस नाटक की तरफ जाते हैं और नाटक खेलने के लिए उसी नाटक को चुनते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन नाटक। अब वो ये जो लोग हैं जिनके नाम बताए, ये ग्रेट क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने समाज को समझा, समाज के ताने बाने को समझा। समाज क्या है, ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान सामाजिक संपत्ति है, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और ज्ञान कभी भी ऐसा हमारे टीचर है शफात खान, जाने माने प्ले राइटर, इनके भी नाटक पढ़िए, इनके भी नाटक बेहतरीन नाटक है। ऐसा मेरा एक निजी मानना है कि शफात खान 10 साल आगे की बात कहते हैं नाटक के माध्यम से। अगर समाज यहाँ 2020 में, तो 2030 में ही बात करते हैं समाज की। तो उनका पोपट पंछी, मराठी के नाम बता रहा हूँ, 100% इनके हिंदी में भी हुए हैं नाटक, इनके वीडियोस हो गए। इनका बहुत फेमस नाटक ये है जो बहुत हिंदी में भी खेला गया, शोभा यात्रा, जिसमें उन्होंने उन ऐतिहासिक पुरुषों को नाटक के माध्यम से लाया, गांधी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके इनको लाया पात्र के स्वरूप में। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने उस नाटक के माध्यम से कही। बेसिक पढ़ना शुरू कहां से करना है मैं बताता हूँ, ये सब नाम लिखिए, ये जरूर लिखिए। इसका मैं जो बता रहा हूं उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका 1 साल आप बिजी रहोगे। मैं 2-3 चीजें बताता हूं। मैक्सिम गोर्की करके है, जैसे पाश्चात्य नाटककार के नाम भी बताऊंगा जिनको पढ़ना ही चाहिए आपको। बर्टोल्ट ब्रेस्ट करके एक जाने माने जर्मन नाटककार, जर्मन सिद्धांतकार, चिंतक। ब्रेख्ट भी उच्चारण किया जाता है, लेकिन सही उच्चारण उसका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट, बर्टोल्ट ब्रेस्ट सही उच्चारण, ब्रेख्ट भी बोला जाता है। तो इन्होंने एक नई थ्योरी लाई, जैसे स्टैनिस्लावस्की की मेथड एक्टिंग को उन्होंने अपोज किया। स्टैनिस्लावस्की बोलते हैं कि अभिनेता को जीना चाहिए, पात्र को ऐसे करो कि लोग स्तंभित हो जाए, यानी कि पर काया प्रवेश की बात कही हमारे आचार्यों ने। हमारे आचार्य जो भरत मुनि है, या भरत मुनि के बाद के जो आचार्य हैं, भारतीय आचार्य हैं, जिन्होंने नाटक के बारे में लिखा, उन्होंने पर काया प्रवेश कहा। और स्टैनिस्लावस्की ने तादाम्य करना उस कैरेक्टर से, यानी कि जीना उस कैरेक्टर को। लेकिन एक्टिंग में जीना नहीं होता है दोस्तों। कभी भी आप बोलोगे कि यार कैरेक्टर को ऐसा करो कि जी लो उसको, नहीं। अगर जियोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको 100% कैरेक्टर, आप एक्टिंग कर रहे हो और आप ये कैरेक्टर है, ऐसे लेके चलना होता है, आपको ऐसे लेके चलना होता है। क्योंकि अगर आप जियोगे और इतना बह जाओगे उसमें, तो बहने के कारण नाटक खराब हो सकता है, आपका रोल खराब हो सकता है। दूसरे एक्टर को मान लीजिए कि मारने का कोई सीन है तो उसको लग सकता है। इसलिए जीना नहीं है, आपको अवेयर रहना है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं। तो इस पे किसने लिखा? बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने लिखा। उनका कहना था, इस पे डिबेट चली स्टैनिस्लावस्की की और ब्रेस्ट की। उन्होंने कहा कि एक्टर अगर जी ले तो आप रियलिस्टिक नाटक कर रहे हो, और इतना अगर एक्टर आंसू बहाए आंखों से, पूरा रोए, और वो भी खुद एक्टर रोए, तो अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या? एक्टर को रोने की एक्टिंग करनी है, एक्टर को रोने की एक्टिंग करनी है आंखों से। दिलीप कुमार साहब को आप देखिए, उनकी फिल्में जाके ट्रेजेडी
किंग बोला जाता था। आप फिल्में देखिए, एक आध फिल्म होगी जिसमें उनके आंखों से आंसू आए हैं जो ट्रेजेडी सीन करते हुए, लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं ट्रेजेडी रोल है लेकिन आंखों से एक भी बूंद नहीं है, लेकिन लगेगा नहीं कि इसमें मजा नहीं आ रहा है। दिलीप कुमार साहब बहुत बेहतरीन एक्टर। तो एक्टिंग करना है लेकिन सच्चाई के साथ करनी है, और वो भी पता होना चाहिए कि मैं इसमें भय तो नहीं जा रहा हूं। तो जीने की बात जो है वो सरासर गलत है, अनसाइंटिफिक है। अब ये कब पता चलेगा? तब जब आप पढ़ोगे। तो बर्टोल्ट ब्रेस्ट को पढ़िए, उन्होंने एपिक थिएटर की एक संकल्पना दी, और उनके जैसे नाटक के अभी नाम याद नहीं आ रही है, आ रहे हैं लेकिन मराठी में आ रहे हैं। अजब न्याय वर्तुळाचा एक करके नाटक है जिसको पु ल देशपांडे ने अनुवाद किया था उसका। तो अभी याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो। लेकिन बर्टोल्ट कवि है, बहुत बेहतरीन कवि, छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। तो उनका कहना था कि नाटक जब करते हो तो बीच बीच में वो नाटक को तोड़ते थे, अलग स्टाइल का नाटक बिठाते थे। बर्टोल्ट ब्रेस्ट अलग स्टाइल का नाटक करते थे, तो वो बीच बीच में नाटक तोड़ते थे और पब्लिक से वही सेट चेंज करते थे, और पब्लिक से बोलते थे मजा आ रहा है, नाटक चल रहा है, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे नाटक के माध्यम से आप जो समाज को सिखाना चाहते हो, आप जो समाज को मनोरंजन के साथ साथ समाज की जो चीजें हैं, समाज में जो दिक्कतें हैं उसकी बात करते हो। तो उनका एजिक प्रॉप थिएटर चलता था, एजिक प्रॉप थिएटर भी बोला जाता है, प्रोपोगंडा थिएटर बोला जाता है। तो इस थिएटर को लाया बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने, और उन्होंने ऐसे नाटक किए, उनको जर्मनी छोड़ना पड़ा, हिटलर के दौर में भागना पड़ा वहां से, क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ बात करते थे, समाज के एक ऐसे गरीब तबके की बात करते थे कि गरीबी क्यों है, अमीरी क्यों है, उसका मीनिंग बताते थे नाटक के माध्यम से। तो उनको भागना पड़ा वहां से, उनको देश छोड़ना पड़ा। तो उनको पढ़ना चाहिए बर्टोल्ट ब्रेस्ट को, तब जाके आपको समझ में आएगा कि थिएटर में बहुत लोगों ने योगदान दिया है। अब आते हैं हमारी बात, मूल बात पे। ये कुछ नाम दिए, कुछ नाम याद आएंगे तो वो मैं बता दूंगा। 1 घंटे का वक्त है इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं। बस ऊपर से जा नहीं रहा है ना, ऊपर से जा रहा है तो फिर हाथ कर दीजिए मुझे, थोड़ा और इजीली, थोड़ा रुक के, थोड़ा पॉज लेके मैं बात करूंगा। नाम लिखिए, नाम लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं जो बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अखबार को शुरू करिए पहले पढ़ना, पहले अखबार को शुरू करिए पढ़ना। पहला पढ़ाई का, अगर पढ़ते नहीं हो आप तो अखबार को पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि आप भी लेखक बनोगे आगे जाके, आप भी यहाँ मैं बैठा हूं, आप भी टीचर बनोगे, आप भी बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। ऐसी कोई ऐसा प्रोफेशन है नहीं, करियर है नहीं जिसमें कि मैं नहीं बन सकता। मैं कैसे बनूंगा? क्योंकि ज्ञान किसी की बकौती नहीं है, ज्ञान सामाजिक संपत्ति है और समाज से उत्पन्न होता है। कलाओं का उद्गम समाज से हुआ है। तो आप भी कविता लिख सकते हो, आप भी बेहतर एक्टर बन सकते हो, आप भी नॉवेल लिख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपको बेहतर किताबों को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, बेहतर इंसानों को दोस्त बनाना पड़ेगा। बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होके जाता है, तब जाके आप बेहतर इंसान बनोगे। और अगर आप बेहतर इंसान बने तो आप बेहतर कलाकार और बेहतर एक्टर बनोगे, बेहतर अभिनेता बनोगे, तब जाके बेहतर सिनेमा बनेगा। और ऑस्कर ही क्या, ऐसे दुनिया भर के ऐसे चुटकी से अवार्ड आ जाएंगे। भारत का सिनेमा दोस्तों, बहुत बोलने में शर्म आती है, भारत का सिनेमा बच्चा है, अभी 8th स्टैंडर्ड में है, कुछ नहीं है भारत के। यहाँ फ्रांस में स्कूलों में एक्टिंग पढ़ाई जाती है, सिनेमा पढ़ाया जाता है, नाटक पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पूरे देश में एक शुरू किया एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो भी गलत तरीके से। कैसे किया शुरू? तो 25-24 उस वक्त 20 लड़कों जब शुरू किया था तो 20 लड़कों को, लड़की के दोनों को लेते थे, जैसे लड़के और लड़कियां, और अलग अलग राज्य से एक लोग, और उनको बोलते थे हिंदी बोलो। हिंदी कैसे बोलेंगे? केरल का लड़का हिंदी कैसे बोलेगा? तमिलनाडु से आया हुआ लड़का हिंदी कैसे बोलेगा? महाराष्ट्र से आया हुआ लड़का हिंदी कैसे बोलेगा? उसकी मातृभाषा मराठी है, भाषा को क्यों थोपोगे? और वो थोपा गया। इसके कारण
काम हुआ एनएसडी का, लेकिन जो काम हो सकता था वो नहीं हो पाया दोस्तों। ये नसरुद्दीन शाह की बात है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये नसरुद्दीन शाह का व्यू है, दृष्टिकोण है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि हम हमारी जो धरोहर है, हमारी जो लोक कलाएं हैं, उस लोक कलाओं को कुछ लोगों ने लिया और नाटक का रूप दिया। हमने अगर लोक कलाओं को समझा होता, हमारे जो जीवन से आई हुई जो लोक कलाएं हैं, उसमें से कुछ लोक कलाओं का अभ्यास करके उसका ग्रामर बना के उसको क्लासिक आर्ट बना दिया, उसको क्लासिक आर्ट बनाया, जिसको हम शास्त्रीय कलाएं बोलते हैं। लेकिन आया कहां से? समाज से आया। हम श्रम करते थे, हम किसानी करते थे, तो काम करते वक्त हमें टाइम नहीं मिलता था, तो काम करते वक्त हम गाने गाते थे। उस वक्त लिखाई पढ़ाई बहुत कम होती थी, तो जो मुखदगत आता था उसको हम मौखिक कला भी बोलते हैं। तो ये सब वहां से आया है, ये सारी कलाएं, चित्रकला, शिल्प कला, नाटक कला, थिएटर, सिनेमा। नाटक का एक अलग वर्जन है, सिनेमा बेस है नाटक, इसलिए मैं नाटक की ज्यादा बात कर रहा हूं। तो ये अगर समझना है तो और बेहतर अनुभव करना है, जीवन का अनुभव बेहतर बनाना है, तब जाके आप अच्छे कैरेक्टर करोगे ऐसे चुटकी से। तो आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। ये 4 चीजें हैं जो हमारे समाज का विश्लेषण करती है। इन चारों अंगों को समझ के हर विषय का हम विश्लेषण कर सकते हैं, अगर सिनेमा का भी विश्लेषण कर सकते हैं। इन चारों चीजों को देखना पड़ेगा। सांस्कृतिक स्तर क्या है समाज का, राजनीतिक स्तर क्या है, आज राजनीति में सत्ता कौन है, सत्ता पक्ष में कौन है, वो विचार बनाए भी जाते हैं दोस्तों, विचार आपके बनाए जाते हैं। आपको लगता है कि मैं वोट कर रहा हूं, आपको लगता है कि मैं लिख रहा हूं, नहीं, आपसे लिखवाया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बेहतर किताबों की तरफ जाना पड़ेगा, जीवन दृष्टि को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक जीवन दृष्टि उन्नत नहीं होगी, चेतना का स्तर उन्नत नहीं होगा, तब तक आप बेहतर इंसान नहीं बनोगे, और बेहतर इंसान जब तक नहीं बनोगे तब तक बेहतर अभिनेता नहीं बनोगे। क्लासिक कला, ग्रेट आर्ट, बेहतर सिनेमा, राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड कैसे मिलता है सिनेमा को? जो बनाता है वो शिद्दत के साथ बनाता है, बहुत मेहनत करता है वो। हमारे यहाँ जो नेशनल अवार्ड मिलते हैं सिनेमा को, उस सिनेमा को दिखाया नहीं जाता है थिएटर में, दूसरे दिन उतारा जाता है। ये क्यों है? क्योंकि जनता का चेतना का स्तर जो है वो निचला है। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा और जनता को भी पढ़ने के लिए देना पड़ेगा, तब जाके आप जो सिनेमा बनाओगे वो सिनेमा देखने के लिए थिएटर में लोग आएंगे, और उस सिनेमा को देख के लोग सीखेंगे, और हमारा सिनेमा भी उन्नत होगा, हमारा नाटक उन्नत होगा, हमारा समाज उन्नत होगा। तो शुरू अखबार से करिए, शुरू अखबार से करिए। अखबार पढ़िए, तो अखबार पढ़ोगे, 2 लोग होते, जैसे आप अगर इंटरेक्शन होता तो मैं ये सवाल पूछता, 2 लोग, जैसे 2 फील्ड है, उस फील्ड के 2 फील्ड के लोग हैं जो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, समाज को भी पढ़ते हैं, जो मैंने 4 चीजें कही, किताबें भी पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन इतना करते हैं, वो 2 फील्ड के लोग हैं, एक है कलाकार और एक है नेता, एक कलाकार और एक नेता। और कलाकार ही समाज को या तो उल्लू बनाता है या तो आबाद करता है, और नेता भी या तो उल्लू बनाता है या आबाद करता है। क्यों? नेता बड़े बड़े भाषण क्यों कर पाता है, आपको उल्लू क्यों कैसे बनाता है, आपके दिल में हाथ कैसे डालता है, आपको एक आवाज पे आपके नेता के, जो भी आपका आइडल नेता होगा, उस आवाज पे आप घर से बाहर कैसे आते हो? क्या है उसके पास जादू? ऐसा जादू भी तो कुछ नहीं है दोस्तों, उसकी पढ़ाई, वो समाज को पढ़ता है, वो लोगों को पढ़ता है, जातियों को समझता है, हमारे यहाँ जो जाति कास्ट सिस्टम है उसको समझता है, वो क्यों है कास्ट सिस्टम, धर्म क्या है, धर्मों को समझता है, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी को समझता है। तो हर चीज का उसको नॉलेज। एक्टर को फिलॉसफी पता होनी चाहिए, एक्टर को मानसशास्त्र पता होना चाहिए, साइकोलॉजी। सिगमंड फ्राइड को पढ़िए, सिगमंड फ्राइड को पढ़िए, मानसशास्त्र एक्टर को पता होना चाहिए।
एक्टर को राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यूज देखिए नेता लोगों के इंटरव्यूज। मैं कुछ इंटरव्यू, जैसे एक यूट्यूब पे चैनल है गुप्तगू करके, गुप्तगू, इरफान साहब, उसमें इरफान करके एक एंकर है, उनसे मिला हूं मैं गोवा में फिल्म फेस्टिवल में। तो वो जो है, वो गुप्तगू करके एक राज्यसभा पे एक टीवी प्रोग्राम आता था, इंटरव्यूज होते थे। तो गुप्तगू में कुछ 4-5 लोग हैं, उनका इंटरव्यू आपको सुनना ही पड़ेगा। उसमें एक नसरुद्दीन शाह है, नसीरुद्दीन शाह, यशपाल शर्मा है, पंकज त्रिपाठी है, जावेद अख्तर है, गुलजार है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो गुफ्तगू में बहुत सारे ऐसे, तो सबको सुनोगे तो बेहतर है, सबको सुनोगे तो बेहतर है। तो गुफ्तगू के जो इंटरव्यूज है वो सारे सुनो, देखो, समझो। तो मैं जो बात बोल रहा हूं आपको समझ में आएगी बेहतर तरीके से दोस्तों। फिर नाटककार जो मैंने बताए, गिरीश कर्नाड से लेके बादल सरकार, हबीब तनवीर बहुत बेहतरीन नाटककार हुए। हबीब तनवीर राड़ा में पढ़े थे, राड़ा का लॉन्ग फॉर्म मुझे पता नहीं है, इंग्लैंड में उस नाट्य शिक्षण देने वाली एक संस्था है, वहां हबीब तनवीर पढ़ के आए। लेकिन हबीब तनवीर ने क्या किया, यूरोप में जाके, वहां राड़ा में, इंग्लैंड में जाके पढ़े, नाटक सीख के आए। लेकिन वहां से आने के बाद उन्होंने वहां का पढ़ाई उन्होंने की, ज्ञान वहां से लिया, कला को समझा, समाज को समझा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे समाज की बात कही। उनका बेहतरीन एक नाटक है जिसमें मैंने काम किया था, बहादुर कलारी। बहादुर कलारीन की कहानी देखिए। तो वो कहानी, बहादुर कलारीन कहानी फोक आर्ट से उन्होंने कथा लेते थे हबीब तनवीर। तो हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक कथाएं, तो उस लोक कथाओं को लेके नाटक लिखते थे ताकि लोगों को समझ में आए। हमारी जो लोक कथाएं हैं वो हमारे जीवन से निकली है दोस्तों। आज का सिनेमा भी जीवन से आता है। आइडिया कहाँ से आती है? तो आइडिया आपको एक इमेज देख के आ सकती है। आइडिया आपको एक आम नागरिक को देख के आ सकती है। आइडिया आपको एक सिग्नल रेड कलर का देख के आ सकती है। लिखने की आइडिया, पहले आइडिया आती है ना, दिमाग में विचार आता है। कोई भी चीज आप लिखने से पहले आपको प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा को लेना पड़ेगा, प्रेरणाओं को। तो हमारी प्रेरणाएं होनी चाहिए कि हमारी लोक कथाएं, हमारा फोक आर्ट, हमारा लोक कलाएं। लेकिन हमने प्रेरणाओं को कौन सी प्रेरणाएं ली? अलग तरीके की। हमने क्या किया, पाश्चात्य यूरोपियन देशों को देखा, हमारे वहां का नाटक जो होता है उससे प्रभावित हुए हम ज्यादा, क्योंकि लेकिन वो नाटक देखा, वहां का लेके आए। लेकिन हमारा जो समाज था वो देखने के लिए तैयार नहीं था अभी मेंटली। तो हमें क्या करना चाहिए था? एनएसडी जब शुरू हुआ था तो हमें ये करना चाहिए था कि हमारी लोक कथाओं को लेके सिनेमा बनाना चाहिए था। अभी भी बना सकते हैं। अभी मैंने एक फिल्म बनाई है फोक आर्ट पे, शॉर्ट फिल्म देखोगे आप, तो तब जाके आप समझोगे ना कला को। तो एक साइड है, मैं लिख के देता हूं, कलाओं के बारे में पढ़ना है, लोक कलाओं के, लोक गीतों के बारे में। तो CCRT, सेंट्रल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर, सेंट्रल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर, वहां उस साइट पे जाओगे तो आपको भारत की अलग अलग राज्यों की लोक कलाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। भारत के अलग अलग राज्यों की लोक कलाएं हैं, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। और ये जड़ है हमारी। पहले समाज से उद्गम कला, पहले फोक आर्ट, पहले लोक कला, फिर ये सारी कलाएं। कौन सी? अभिनय कला, सिनेमा, नाटक, शास्त्रीय कलाएं, शास्त्रीय संगीत। तो पहले फोक संगीत आता है, तो फोक संगीत से कुछ चीजें ली, उसका ग्रामर बनाया हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने, और उसको फिर समाज को दिया। तो ज्ञान कैसे मिलता है, ज्ञान कैसे आता है? समाज से कुछ कच्चा ज्ञान ले लो, उस पे किताब लिखो, उसको किताब लिखो, और फिर किताब पढ़ने के लिए समाज को दो। ऐसे हम विकसित होते हैं। हमारा समाज ऐसे विकसित हुआ है, समझ रहे हो? तो ज्ञान आसमान से नहीं टपकता, ज्ञान हमारे आजू बाजू में होता है। ज्ञान आसमान से नहीं टपकता, ज्ञान समाज में होता है, आजू बाजू में होता है। आपका जो सराउंडिंग है,
आजू बाजू का, आपके घर का जो एनवायरमेंट है, घर में किस तरीके की चर्चाएं होती है, उस तरीके का आपका माइंड सेट हो जाएगा, उस तरीके के माइंड सेट हो जाएगा। अपवादात्मक होता है, अपवादात्मक चीजें हो जाती है, तो जिन लोगों के साथ बैठना उठना होगा वैसे आप पे उनका प्रभाव आएगा। हर लोगों का प्रभाव आता है हमारे एक दूसरे के ऊपर। हमारा स्थायी स्वभाव है इंसान का अनुकरण करना, अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे हम बच्चे थे तो हम सुनते हैं पहले, फिर बोलना शुरू करते हैं। और जो गूंगा होता है वो गूंगा, इसकी दिक्कत है इसलिए गूंगा नहीं होता है, वो जन्म से बहरा होता है इसलिए वो गूंगा होता है। तो गूंगा जो होता है वो इसकी दिक्कत नहीं है, वो बहरा होता है इसलिए वो गूंगा होता है। तो पहले कान पे शब्द पड़ता है तो हम बोलते हैं पापा पापा, पापा बोल, पा 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 पापा, तो फिर पापा बोलने लगता है। समझ रहे? तो ज्ञान ऐसे आता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है और सही किताबों को पढ़ना जरूरी है। फिल्में कौन सी देखनी चाहिए और कौन से डायरेक्टर की देखनी चाहिए, लिखिए लिखिए। दादा साहेब फाल्के के बारे में पढ़िए, जिन्होंने पहला सिनेमा, पहला मुखपट, भारत का पहला सिनेमा दादा साहेब फाल्के ने बनाया, मुखपट, जिसमें साउंड नहीं था। बाद में आलम आरा बनी हिंदी में पहली साउंड वाली फिल्म, लेकिन पहला सिनेमा दादा साहेब फाल्के ने किया तैयार। डायरेक्टर वो थे और उन्होंने इंग्लैंड जाके वो सिनेमा सीखा और उस पे एक फिल्म आई है, देख लीजिए। उसका सबटाइटल है हरिश्चंद्राची फैक्ट्री। लिखिए हरिश्चंद्रा, तो सिनेमा का इतिहास पता चलेगा आपको, सिनेमा कैसे आया भारत। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, सबटाइटल्स होंगे हरिश्चंद्राची फैक्ट्री। तो राजा हरिश्चंद्र पहला सिनेमा मुखपट, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, तो दादा साहेब फाल्के ने बनाया। फिर आपको गोविंद निहलानी के सिनेमे देखने चाहिए, गोविंद निहलानी। आपको उत्पल दत्त के सिनेमा, उत्पल दत्त अभिनेता है, बहुत बेहतरीन अभिनेता, उनके भाषण सुनने चाहिए, उत्पल दत्त के, बहुत बेहतरीन अभिनेता। आपको बलराज साहनी के सिनेमा देखना चाहिए, बलराज साहनी को सुनना चाहिए, उनके इंटरव्यू सुनिए, बलराज साहनी, उत्पल दत्त। आपको अभी के जो डायरेक्टर है, अभी के तो फिलहाल के लिए तो वैसे सिनेमा ऐसा ग्रेट सिनेमा होते हैं जैसे है, लेकिन जो नहीं आपको पता चलेगा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे चर्चा बहुत कम हो जाती है। तो सिनेमा के नाम बता रहा हूँ कुछ, लिखिए, उस फिल्म में देखिए, सलीम लंगड़े पे मत रो, सलीम लंगड़े पे मत रो, सलीम लंगड़े पे मत रो, एक डॉक्टर की मौत, एक डॉक्टर की मौत, एक रुका हुआ फैसला, एक रुका हुआ फैसला, स्पर्श, स्पर्श नसरुद्दीन शाह की फिल्म है स्पर्श। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता, समझ में नहीं आएगी, 10 बार देखिए फिल्म फिर समझ में आएगी, क्योंकि उस वक्त की समाज का लेखा जोखा उस फिल्मों में दिया है। सत्यजीत रे की फिल्में है, देखिए, सत्यजीत रे की फिल्म है शतरंज, शतरंज बहुत कठिन फिल्म है देखने के लिए, लेकिन बहुत कुछ लिखा गया है इस फिल्म पे। शतरंज, सत्यजीत रे, डायरेक्टेड बाय। एक शॉर्ट फिल्म है छोटी सी, टू शॉर्ट फिल्म है छोटी सी। एक फिल्म है 6.5 मिनट की है, जर्मन फिल्म है, 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5। थोड़ा कठिन बता रहा हूं चीजें, लेकिन 10 बार देखिए समझ में आएगा। और एक मैक्सिम गोर्की करके है, उनका एक उपन्यास है, जरूर पढ़िए, हिंदी में है, माँ, मैक्सिम गोर्की। हिंदी अनुवाद किसने लिखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदी में अवेलेबल है, माँ, बहुत बेहतरीन उपन्यास मैक्सिम गोर्की का। फिर आपको मैक्सिम गोर्की ने एक बताया था कि सबसे
मानव द्वारा निर्मित, उनका कोट है, लिखिए, उनका कोट है, मानव द्वारा निर्मित, कोट थोड़ा याद आ रहा है वैसे बता रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कोट है, उसका मीनिंग यही है, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? किताबें। सबसे बड़ा चमत्कार मैक्सिम गोर्की के दृष्टिकोण से क्या है? किताबें। और हम कितना पढ़ने पड़ते हैं रोज? कम से कम रोज, अभी शुरुआत में कम से कम 20 पन्ने पढ़ने चाहिए, कम से कम 20 पन्ने पढ़ने चाहिए। जब आप 100 पन्ने पढ़ते हो तो आप 5 लाइन अपने से लिख सकते हो क्रिएटिवली। 10 किताबें पढ़ोगे तो एक शॉर्ट फिल्म लिखोगे। आप 10 किताबें पढ़ोगे तो एक शॉर्ट फिल्म लिखने की आइडिया आएगी। 10 बेहतरीन फिल्में देखोगे तो शायद एक शॉर्ट फिल्म की आइडिया आएगी। 10 लोगों को पढ़ोगे, लोगों का ऑब्जर्वेशन, लोगों को पढ़ना है। रिक्शा वाले के साथ बात करो, चाय वाले के साथ बात करो, जो गरीब लोग हैं ज्यादा उनके साथ ज्यादा रहने की कोशिश करो। जो निचले स्तर का वर्ग है 80%, वहां बहुत ज्ञान है, क्योंकि अभी वो उनमें वो भावनाएं, वो विचार, क्योंकि ज्यादा हमारी जो निर्माण सब जो कुछ निर्माण हुआ है वो श्रम से हुआ है, काम से हुआ है। हम काम करते हैं, तो जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास ज्यादा ज्ञान होता है। हालांकि हमारे यहाँ समाज में गलत है। पीएचडी किए, अरे वाह, कौन से विषय में पीएचडी किए? अरे इसमें किए, आपके पास तो बहुत ज्ञान होगा। नहीं, उससे ज्यादा ज्ञान एक ईंट भट्टे पे मजदूर जिसने 20 साल काम किया है उसके पास होगा, क्योंकि उसका जीवन अनुभव बढ़ा है दोस्तों। उसने बहुत कुछ देखा है, उसने बहुत कुछ सहा है। अगर उसकी स्टोरी सुनोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चाय वाले के साथ बात करना, इंटरेक्शन करना, तो बेहतर आप अभिनेता बनोगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों अच्छा एक्टर बना? 10 साल उसने इतना सहा है, 10 साल उसने इतने छोटे रूम में निकाले, उसका अनुभव बढ़ा, लेकिन वो रुका नहीं। वो रुका, फिल्म में अच्छी कहानियां आने का इंतजार किया। नवाजुद्दीन एक्टर ग्रेट तब भी था, लेकिन उस वक्त अच्छी कहानियां नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि हमारे समाज का स्तर निचला था, चेतनाएं उन्नत नहीं थी, हमारे समाज की चेतनाएं उन्नत नहीं थी। चेतना का स्तर उन्नत बनाना है, यानी किताबें पढ़ना है, तब जाके आपको कविता करोगे, आप कविता लिख सकते हो आप। तो कम से कम एक्टर की 20-25 कविताएं याद होनी चाहिए। उर्दू भाषा, ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखने के लिए प्रयास करिए। अभी मैं उर्दू सीख रहा हूं, तो उर्दू का इतिहास बहुत बेहतरीन इतिहास है। भारत की भाषा है, बाहर की नहीं है भाषा उर्दू। बहुत बार ऐसे गलतियां की जाती है कि उर्दू भाषा बाहर की है, नहीं है। हाँ, बाहर कुछ देशों से इन्फ्लुएंस है, उन देशों वहां से लिया है, लेकिन उद्गम उसका भारत में हुआ है, भारत में तैयार हुई है। तो भारत में अंग्रेजों ने पहली भाषा, काम की भाषा उर्दू को बनाया था। और हमारे यहाँ ज्ञान की कमी क्यों है? अच्छी किताबें क्यों नहीं पता चलती, पढ़ने को मिलती? क्योंकि जो सत्ता में रहता है वो आपको विचारों को कंट्रोल करता है। क्योंकि आप होशियार बनोगे तो आप सवाल पूछोगे, तो सवाल पूछना चाहिए दोस्तों। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। आर्ट क्या है, कला क्या है, कला साहित्य क्या है, उसके बारे में पता बोलना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं, अरे ये तो कलाकार आदमी है, चप्पल अच्छी बनाई डिजाइन वाली, तो बोलेंगे अरे यार आप तो कलाकार आदमी हो। कलाकार नहीं है वो, कारागिर है। कला अलग है, आर्ट अलग है। जीवन रचनाशीलता होती है, जीवन की कुछ चीजें होती है, जीवन अनुभव होता है। अनुभव को वो मुझे कुछ कहना है तो मैं पेंटिंग के माध्यम से कहता हूं। नाटक के अलग अलग प्रकार है सारे, और वो अलग अलग प्रकार क्यों आए? समाज के कारण। जैसे दूसरा महायुद्ध जब हुआ था उसके बाद कुछ नाटक के प्रकार आए, जैसे थिएटर ऑफ क्रूरलिटी, यानी कि हिंस्र थिएटर बोला जाता है। क्यों आया? क्योंकि उस वक्त दूसरा महायुद्ध हुआ था, लोग मरे थे, आधी पूरी दुनिया मेंटली हैरेस हो गई थी। तो उससे जो हमारी भावनाएं बनी थी, उससे जो हमारी चेतना बनी थी, उस चेतना से एक थिएटर आया जिसको बोला जाता है थिएटर ऑफ क्रूरलिटी, एब्सर्ड थिएटर, जिसमें कुछ है नहीं जीवन में, निराशा है पूरी, एब्सर्ड थिएटर। तो जैसे सिनेमा भी उस तरीके का बना। 90 के दशक में बहुत खराब सिनेमा बना। 90 से 2000 एकता कपूर ने हमारे वाट लगा दी सीरियल के,
सीरियल कौन देखता है, तो सीरियल देखना तुरंत बंद करिए। आपको सीरियल अगर कोई देखता है तो सीरियल देखना बंद करिए। करण जौहर के फिल्मों ने बंटाधार कर दिया हमारा, इसलिए ऑस्कर नहीं मिलता है ना। सत्यजीत रे के सिनेमा भेजा नहीं ऑस्कर में, क्यों भेजा नहीं पता आपको? उस वर्ग की सत्ता थी जो सरकार कांग्रेस की, उसने कहा कि आप गरीबी दिखाते हो देश की, इसलिए हम सिनेमा आपका भेजेंगे नहीं बाहर, देश का इज्जत का सवाल है, देश दिक्कत हो जाएगी। तो सत्यजीत रे ने अपनी जिंदगी में 28-30 सिनेमा बनाए, लेकिन उनका सिनेमा ऑस्कर भेजा गया नहीं। अब वो गरीबी दिखाते थे, वो सच्चाई दिखाते थे। अब सच्चाई आपको दिखाओगे तब जाके समाज हमारा उन्नत बनेगा, तब जाके कला उन्नत बनेगी, तब जाके बेहतर सिनेमा बनेगा। नागराज मंजुळे ने जो सैराट बनाया, ऐसा नहीं बनाया। नागराज मंजुळे ने इतना अनुभव लिया, इतना जीवन अनुभव उनके पास है, तब जाके वो सैराट बनी। सैराट की एक एक फ्रेम का मैं विश्लेषण कर सकता हूँ। एक एक फ्रेम में वो बताते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं। एक ऊपर से टॉप एंगल है और बहुत सारे गन्ने के ट्रॉलीज दिखते हैं। वो टॉप एंगल क्यों रखा है? क्योंकि उस जो कैरेक्टर है उसमें, उस आर्ची का बाप, आर्ची का जो बाप है, उस बाप की ताकत दिखानी है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखाना है, इसलिए वो टॉप एंगल रखा है। तो एक शॉट का मीनिंग होता है दोस्तों। सीरियल में 1 2 3 खत्म बात नहीं, तो ये कला नहीं है। आज को समझना पड़ेगा। एक आपके बैठने के तरीके से आप यहां हाथ लगाते हो, इसका भी मीनिंग होता है। और ये मीनिंग आप पेंटिंग्स 1-1 घंटा लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें कुछ दिया जाता है। जैसे एक स्क्रीम नाम का पेंटिंग है, स्क्रीम, उसका आर्टिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, स्क्रीम, उस पेंटिंग की अभी तक चर्चा होती है। चीख। तो उस आर्टिस्ट ने जब बनाई थी, तो वो पेंटिंग जब रिलीज हुई थी, तो हो हल्ला हुआ था दुनिया में एक पेंटिंग को लेके, उथल पुथल हो गई थी। तो एक पेंटिंग के लेकर अगर उथल पुथल हो सकती है, एक कविता को लेके उथल पुथल होती है, एक सिनेमा को लेके उथल पुथल होती है, तो वो उथल पुथल होनी चाहिए जब आप काम करोगे तो। और वो उथल पुथल कब होगी? आप पढ़ोगे तब। आप लोगों को पढ़ो, लोगों की आंखों को पढ़ो, आप समाज को पढ़ो, आप समाज के ढांचे को पढ़ो, समाज शास्त्र को पढ़ो, तब जाके आप बेहतर इंसान, बेहतर एक्टर बनोगे और बेहतर कला का निर्माण करोगे, और फिर हमारा समाज बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हो? मार्लन ब्रांडो जैसे अभिनेता है, उनकी फिल्में देखो। मार्लन ब्रांडो, अल पचिनो, ये जो बेहतर आर्टिस्ट है, इनकी गॉडफादर फिल्म है, गॉडफादर उपन्यास आया था, उस पे फिल्म बनाई थी। तो ये एनएसडी के जो लोग हैं, इनके नाम लेते रहते हैं, मार्लन ब्रांडो, अल पचिनो। क्यों लेते हैं? जाके देखो क्यों लेते हैं, उनकी फिल्में देखो। अभी एक फिल्म आई थी मदर करके, उनके डायरेक्टर का नाम याद नहीं मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा नाम याद रखना मुश्किल होता है, तो मैं लिखता हूँ नोट्स पे। तो मदर फिल्म जब मैंने देखी थी, तो 2 घंटा मैंने बात नहीं की थी, अस्वस्थ हो गया था। बहुत बेहतरीन फिल्म और बहुत कठिन फिल्म समझने के लिए। मदर फिल्म यानी कि पृथ्वी और उसका जो ईश्वर है, उसका रिलेशन दिखाया था, यानी पुरुष स्त्री का संबंध दिखाया था उस फिल्म के माध्यम से। और इतनी बेहतर फिल्म, ऐसी फिल्में भारत में बनने के लिए मुझे लगता है कम से कम, अगर आपने दिल पे नहीं लिया तो 100 साल लगेंगे, आपने दिल पे लिया तो 10 साल में बनेगी। आपने अगर दिल पे लिया तो, नहीं तो 100 साल नहीं बनेगी। हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि हम भी इस समाज का हिस्सा है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आएगा नहीं, क्योंकि अरे यार सूझ नहीं रहा यार, कुछ आ ही नहीं रहा है मन में। आपको हर मुद्दे पे बात करना आनी चाहिए, हर मुद्दे पे बात करना आनी चाहिए। अगर आप मुद्दे पे बात नहीं करते हो किसी भी, तो आपके पास ज्ञान कमी है। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? समाज में मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से मिलेगा, किताबों से मिलेगा। फिर चुनना पड़ेगा कौन सी किताबें पढ़नी है। तो हरिशंकर परसाई, इनको पढ़ना है आपको।
प्रेमचंद, इनको पढ़ना है आपको। हाँ, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद। अभी कुछ नाम बताता हूँ, एक मिनट। अभी कुछ नाम बताता हूँ जिनके डायरेक्टर है, उनको पढ़िए। वी शांताराम, इनके बारे में पढ़िए। वी शांताराम, गोविंद निहलानी, केतन मेहता, जया मुजुद्दीन, इनके बारे में पढ़िए। यूट्यूब पे इनका चैनल। अनुराग कश्यप, विक्रम मोटवानी, ये फिल्में बनाते हैं आज, बेहतरीन फिल्में। और एक देखिए, पार फिल्म देखिए, नसरुद्दीन शाह की पार फिल्म देखिए। एक रुका हुआ फैसला देखोगे तो 3 घंटे का एक्टिंग का क्लास आपको मिल जाएगा। एक रुका हुआ फैसला, सारे बेहतरीन एक्टर, एक्टिंग। एक डॉक्टर की मौत, पंकज कपूर, बहुत बेहतरीन एक्टर भारत का, लेकिन स्टार नहीं है, लेकिन आदर्श नहीं है हमारा आदर्श कौन है? अक्षय कुमार। हमारा आदर्श कौन है? सलमान खान। ये आदर्श नहीं होने चाहिए हमारे आदर्श गुलजार, जावेद अख्तर, हमारे आदर्श नसरुद्दीन शाह। भले ही वो अभी उनका जमाना नहीं है, लेकिन उन्होंने ही काम किया है। अगर उनको नहीं देखोगे, उनको सुनोगे नहीं, तब जाके काम, क्योंकि मिला ही नहीं ना आपको। जब तक मिलेगा नहीं, तब तक अच्छा काम कैसे करोगे? जब तक आपको अच्छा काम देखने को नहीं मिलेगा, तब अच्छा कैसे करोगे काम? अगर वही फिल्में देखोगे, वही सीरियल देखोगे, तो वैसा ही आप लिखोगे, उसी तरीके का। क्रिएटिव क्या लिखो? क्रिएटिव क्या होता है? सृजनशीलता, सर्जनशीलता, ये शब्द है क्रिएटिविटी, रचनाशीलता। तो क्रिएटिविटी आसमान से नहीं टपकती, क्रिएटिविटी को देखना पड़ेगा। क्रिएटिव काम क्या है? तो इजम्स है, अलग अलग इजम्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे नॉन रियलिस्टिक, रियलिस्टिक क्या है? गूगल करो जाके। सुखद नाटक के प्रकार, सुखद नाटक, सुखांत और दुखांत, 2 प्रकार है नाटक के, सुखांत और दुखांत। तो सुखांत में कौन से नाटक आते हैं, दुखांत में कौन से नाटक आते हैं? मेलोड्रामेटिक नाटक पहले आते थे, मेलोड्रामा। तो मेलोड्रामा, जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं कि माँ तू मर रही हो, नहीं माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। ये मेलोड्रामेटिक अभिनय। तो ऐसे अभिनय मत करो, ऐसे बोलते हैं। तो मेलोड्रामा क्या है, उसके बारे में पढ़ो। हाँ, एपिक थिएटर क्या है, उसके बारे में पढ़ो। फार्स क्या है, इसके बारे में पढ़ो। तो आपको फिर अभिनय करने का, क्योंकि नाटक बदलता है, नाटक की स्टाइल बदलती है, सिनेमा की स्टाइल बदलती है, तो अभिनय की स्टाइल बदल जाती है। रियलिस्टिक नाटक है, आधे अधूरे, तो उस तरीके का अभिनय आएगा। और एक फिल्म है बहुत अच्छी, लिखिए, जाने भी दो यारो, फार्स फिल्म है। अब पहले क्या करो, स्पर्श देखिए, उसके बाद दूसरे दिन जाने भी दो यारो देखिए। तो पहले स्पर्श में नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग, और दूसरे दिन जाने भी दो यारो देखिए। तो आप बताओगे कि अरे क्या बेहतरीन एक्टर है। लड़कियों के लिए फिल्म बता रहा हूं, मिर्च मसाला, लड़कियों आपके लिए, महिला शक्ति के लिए फिल्म, महिला शक्ति के लिए कुछ फिल्में बता रहा हूं, देखिए। असीम, जिसमें शबाना आजमी के पिता है, उन्होंने रोल किया था, असीम। फिर अर्थ, लड़कियों के लिए, महिला शक्तियों के लिए, अर्थ, असीम, अर्थ। मिर्च मसाला, अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये फिल्म है। तो अखबार को पढ़ना है, तो अखबार को कैसे पढ़ना है? अखबार को पहले सिर्फ हेडिंग नहीं पढ़ना है, हेडिंग पढ़ने के बाद उसमें क्या दिया है वो पूरा
यानी कि चाट दो, आप अखबार को कम से कम 1 महीना चाटो। चाटना यानी पूरा जो जो दिया है वो सब पढ़ो। अब 1 महीना पढ़ोगे तो उसके बाद अपने आप को गौर से देखो, बदलाव आएगा। बदल देखो दोस्तों, दुनिया में कोई भी कुछ भी स्थिर नहीं है। जब पानी एक जगह स्थिर होता है तो वो सड़ता है। बदलना चाहिए। आज का नागेश कल नहीं होगा, आज का नागेश कल नहीं होगा। 2 महीने के बाद अलग नागेश दिखने को मिलेगा आपको। और आप मेरे सामने बैठे हो, जितने भी 280-90 लोग हैं, तो वो 1 महीने के बाद अलग होंगे। अगर आपने बदलाव को स्वीकारा तो हर चीज बदलती है दोस्तों, पेड़ पौधों से लेके हर चीज। सृष्टि का नियम है बदलना। समाज हमारा बदलते बदलते, हमारे समाज का विकास बदला कैसे है? ये स्प्रिंग है, यहां से ऐसे ऊपर गया, यहां से ऐसे ऊपर गया, यहां से ऐसे ऊपर गया, तो बदला है। हम रोज बदलते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम क्रिएटिव काम नहीं करेंगे। तो बदलने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो बात घूम फिर के वही आती है, पढ़ने पे। सिर्फ किताबें नहीं पढ़ना है, अखबार, कहानियां, कविताएं, किताबों में अलग अलग तरीके, समाजशास्त्र, इतिहास को पढ़ो। इतिहास को भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों। भारत के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया की एक बेहतरीन किताब है, लिखिए नाम याद आ गया मुझे, क्रिस हरमन की किताब है। क्रिस हरमन की हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्वजन का इतिहास। हिंदी में इनका अनुवाद किया है लाल बहादुर वर्मा ने। लाल बहादुर वर्मा ने, लाल बहादुर वर्मा ने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। भगत सिंह को पढ़िए, हमारे जो क्रांतिकारक रहे हैं भगत सिंह, उनको पढ़िए। बहुत बेहतरीन विचार है उनके, उनको पढ़िए। बिल्कुल, प्रेम के बारे में लिखा है उन्होंने, देश के बारे में लिखा है। तो भगत सिंह की एक किताब है, संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज, भगत सिंह की लिखी हुई और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज, भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज, ये जन चेतना ने छापी है। इसको पढ़िए, इसको जरूर पढ़िए। हिस्ट्री को पढ़िए। हिस्ट्री में अभी जो गुजरे, उनका नाम इनके झा है शायद, उनको पढ़िए। बहुत बेहतरीन इतिहास लिखा है उन्होंने। तो हिस्ट्री को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक वर्तमान, जैसे पास्ट को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक वर्तमान को नहीं समझोगे, और वर्तमान को नहीं समझोगे तब तक फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं, क्रिएट क्या करना है वो नहीं समझ में आएगा। तो पास्ट बहुत जरूरी है। जैसे फिलोसोफर थे, फिलोसॉफी की बात कर रहा हूं, फिलोसॉफी पढ़नी चाहिए। तो फिलोसॉफी क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि फिलोसोफर ने दुनिया की व्याख्या की है। तो उन्होंने कैसी व्याख्या की? दुनिया को देखा, उन्होंने दुनिया को देखा और व्याख्या की कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया चपटी है, दुनिया गोल है। फिर चैलेंज किसने किया? विज्ञान ने उसका। तो ऐसे चलता है चीजें। तो फिलोसॉफी को पढ़ना चाहिए। और फिर सवाल आता है कि इसको बदलना है, तो बदलना है कला के स्तर पे, बेहतरीन कला को कैसे निर्माण करना है। तो बदलना दुनिया को और उन्नत बनाना, चेतना को उन्नत बनाना, बैठने के तरीके से लेके, बोलने के तरीके से लेके, चर्चा का तरीका है ना, उसको जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक वो होगा नहीं। तो मेरा टाइम समाप्त हो गया है और मैं यहाँ रुकता हूं। मुझे लगता है बहुत बताया है मैंने। लगभग 6-7 महीने आप बिजी रहोगे अगर आप पढ़ोगे तो। नहीं पढ़ोगे तो अगर इसको डिजाइन करोगे ढंग से और उस किताब को पढ़ोगे और उस किताब के पीछे नाम दिए है, उस किताब को पढ़ोगे तो 10 साल बिजी रहोगे। क्रिस हरमन में वो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लिखने के लिए कौन से किताबों को पढ़ा, उनको जाके पढ़ना है तो आपको, फिर आप बिजी ही रहोगे। तो ज्ञान का तरीका यहां से है। तो आप जो किताब पढ़ रहे हो उसके पीछे जाके देखिए, उसमें किन किन लेखकों का नाम आया, उनको सर्च करिए, फिर उनकी किताब पढ़िए। तो आपको उसके जड़ में जाओगे आप। नाट्य शास्त्र को जरूर पढ़िए एक बार,
जीवन में एक बार नाट्यशास्त्र को पढ़ना चाहिए। ये नाट्यशास्त्र की किताब है, ये राधा वल्लभ त्रिपाठी ने संक्षिप्त नाट्यशास्त्र है, वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित की है। 450 की किताब है, लाइब्रेरी में मिल सकती है। लाइब्रेरी में अपना खाता कल ही खोलिए। अब लाइब्रेरी का एड्रेस कैसे ढूंढना है मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। लाइब्रेरी का एड्रेस, जहां आप रहते हो, जिस शहर में रहते हो, उस शहर से फोन लगाइए 888888 10 बार जज डायल को, और बोलिए हेलो, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस इलाके में रहता हूँ, तो इस इलाके में लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी मुझे जहां से किताबें मिले। तो उस लाइब्रेरी का आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप सदस्यता लें और रोज कम से कम 20 पन्ने पढ़ने के लिए तैयारी रखिए। तो इसी के साथ हम अपना जो बात है इसको, मैं चाहता था कि इंटरेक्शन हो, लेकिन समय कम है, फिर कभी इंटरेक्शन होगा 100%। और मुझे यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं क्लासेस लेता हूँ यहाँ ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और हमारे जो कुछ है जैसे राज वर्मा है, वो रेगुलर के बैच के स्टूडेंट, तो उनसे रोज रूबरू चर्चाएं होती रहती है। एक्टिंग भी पढ़ाता हूँ। ईशान है हमारा, हाथ कर रहा है, देखो ईशान है, हाथ कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ और कौन कौन है जिनसे मैं रोज रूबरू होता हूँ। सुविज्ञा है जो मेथड एक्टिंग की स्टूडेंट है हमारी, तो इनसे रोज हर हफ्ते में या रोज एक्टिंग ऑडिशन मास्टर के स्टूडेंट है, उनसे मुलाकात होती है मेरी ऑनलाइन। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे आप बात फिर 2 महीने 3 महीने ये करो, और 2-3 महीने के बाद अपने आप को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, और लोग बोलेंगे यार तू तो बदल गया, कैसे बदला तू, और तू तो लिखने लगा यार फेसबुक पे 10-10 लाइनें हर सब्जेक्ट पे, कैसे लिखता है। तो जादू नहीं है, जादू नहीं है। जो मैंने अभी ज्ञान बताया किसी से लिया है मैंने, वो चाहे वो संगठन हो, चाहे मैंने जहां से मास्टर आर्ट किया हो, मास्टर ऑफ थिएटर आर्ट्स। ज्ञान हमारे अगल बगल में है, लेकिन सही ज्ञान को लेना पड़ेगा। बुरा भी है, जैसे कि गंदे एड्स आते हैं टीवी पे, जिसे स्त्रियों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। मेरा मानना है कि बनियन के ऐड में स्त्री की क्या जरूरत है, पता नहीं इसका सवाल, क्योंकि कमोडिटी बनाया है। परफ्यूम के ऐड में स्त्री को इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि कमोडिटी बनाया है। स्त्री पुरुष समानता की बात होनी चाहिए सब। और एक बताना भूल गया मैं, एक लिखिए, भारत एक खोज करके एक सीरियल आती थी पहले, भारत एक खोज के सारे एपिसोड्स देख डालिए, तो भारत को समझोगे आप। उसमें एक एपिसोड मात्र देखना है आपको, जरूरी है, वो मैं बताता हूँ। महात्मा फुले डालना है, भारत एक खोज महात्मा फुले, जिसमें सदाशिव अमरापुरकर ने महात्मा फुले का रोल किया था। 48 मिनट 50 मिनट का है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारत एक खोज के सारे एपिसोड्स देख डालिए। फिर और एक है भारत एक खोज, ठीक है, भारत एक खोज के सारे, लेकिन इसमें पहला एपिसोड आपको देखना है महात्मा फुले का। सावित्री महिला शक्ति, सुनिए गौर से, सावित्रीबाई फुले और अरे यार नाम याद नहीं, ये ऐसे होता है, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख भारत की पहली महिला शिक्षिकाएं, जिन्होंने महात्मा फुले के कंधे से कंधे मिला के स्कूल शुरू किया और महिलाओं को पढ़ाई का रास्ता खोला। हमारे देश में पढ़ाई महिलाओं के लिए नहीं थी। तो ये भारत एक खोज में पहला एपिसोड है, पहला एपिसोड नहीं है, डालो एपिसोड, तो उसमें भारत एक खोज महात्मा फुले एपिसोड डालोगे तो महात्मा फुले का एक 50 मिनट का एपिसोड है, सब लोग घर में बैठ के देख सकते हो। झूठ बोलना, अगर बच्चे आपके झूठ बोलते हैं अगल बगल में, तो उनको कभी मत बोलो कि झूठ मत बोलो, उनको झूठ बोलने दीजिए, झूठ बोलने दीजिए उनको, क्योंकि झूठ बोलते हैं तब आप क्रिएटिव चीजें कर सकते हो। बाद में जब मैच्योर हो जाएगा तब बता दीजिए। मूल्यों, वैल्यूज को तैयार करना पड़ेगा, कौन से वैल्यूज को आप मानते हो, तो बेहतर किताबें पढ़ोगे तो उन्नत वैल्यूज को मानोगे। आज भी हमारे समाज में सामंती मूल्य मान्यताएं हैं,
आज भी हमारे समाज में बच्चों का यौन शोषण होता है, बच्चों के साथ रेप किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? सवाल इससे हल नहीं होगा ना कि उसको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन वो क्यों किया जाता है उसके बारे में पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। तो सारी चीजों का ज्ञान आपके पास आएगा, तो आपके पास स्क्रिप्ट आएगी नाटक की, सिनेमा की, तो कोई भी कैरेक्टर हो आप चुटकी बजा के करोगे उसको। फिर अभिनेता ही नहीं, आप लेखक बनोगे, आप फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम कर सकते हो, बशर्ते 2-3 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करो अलग से, फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। फिर आप भी यहाँ मैं जैसा वो बात कर रहा हूँ वैसे बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नागेश सर। नागेश सर का सेशन कैसा रहा दोस्तों? इफ यू लाइक शो थम्स अप, यू लाइक इट एवरीवन? किताबें पढ़ोगे अभी यहाँ से आगे? ओके, वेरी गुड। थैंक यू सो मच नागेश सर, हमारे सभी स्टूडेंट को टाइम देने के लिए। नागेश सर हमारे फैकल्टी हैं और हमारे बच्चों को सिखाते हैं ऑफिशियली और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।